आज हम लोग पढ़ेंगे चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो 9वीं शताब्दी में क्या हुआ कि पल्लवों को हराकर चोलों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मतलब पल्लवों के ऊपर ही चोल बसे थे। अब संस्थापक की बात की जाए तो चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो था विजयालय। ये इस वंश का संस्थापक था। इसने क्या किया था कि तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो चोलों की राजधानी क्या थी? तंजावुर। और इस तंजावुर का वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था राजराज पेरुथच्चन। विजयालय के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और निशुंभ सूदनी का मंदिर बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। अब चोल साम्राज्य में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई वो किसने की थी? तो वो की थी आदित्य प्रथम ने। तो आदित्य प्रथम किस वंश का राजा था? चोल साम्राज्य का। और जो चोल वंश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई वो किसने की थी? इसी आदित्य प्रथम ने। इसने किया क्या था कि इसने पल्लवों को हराकर कोदंडराम की उपाधि धारण की थी और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। तो कोदंडराम की उपाधि किसने धारण की थी चोलों में? आदित्य प्रथम ने। अब चोल वंश के प्रमुख राजाओं के बारे में देख लेते हैं। जो चोल वंश के प्रमुख राजा थे वो कौन कौन से थे? परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग। आगे बढ़ते हैं। तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम के युद्ध के बारे में देखते हैं। इसमें जो राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण तृतीय, उसने क्या किया था? परांतक प्रथम को पराजित किया था। तो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था कृष्ण तृतीय, उसने चोल साम्राज्य के राजा परांतक प्रथम को हराया था। इसमें परांतक प्रथम का जो बड़ा बेटा था राजादित्य, वो मारा गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब जब कृष्ण तृतीय जीता था इस तक्कोलम के युद्ध में, तो इस उपलक्ष्य में उसने किया क्या था? तंजैवु कोंड की उपाधि धारण की थी। तो कृष्ण तृतीय ने तंजैवु कोंड की उपाधि किस उपलक्ष्य में धारण की थी? तक्कोलम का युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में। अब आगे बढ़ते हैं। राज प्रथम के बारे में देखते हैं। तो इसका प्रमुख आक्रमण देखते हैं। तो इसने क्या किया था? राजराज प्रथम ने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया और श्रीलंका के ऊपर आक्रमण करके उसका जो उत्तरी हिस्सा था, श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था, उस पर कब्जा कर लिया था। पूरे श्रीलंका पे कब्जा नहीं किया राजराज प्रथम ने, केवल श्रीलंका के उत्तरी भाग पे कब्जा कर लिया था। इस समय जो श्रीलंका का राजा था वो कौन था? महिम पंचम। तो राजराज प्रथम के समय में श्रीलंका का राजा कौन था? महिम पंचम। अब श्रीलंका के उत्तरी भाग में राजराज प्रथम ने किया क्या? एक नया प्रांत बनाया और उस नए प्रांत का नाम क्या रखा? मुम्मिन चोल मंडलम। मुम्मिन चोल मंडलम, जिसे जननाथ मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी राजधानी क्या बनाई गई? पुल्लनरुवा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो राजराज प्रथम था ये किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। शैव धर्म का उपासक था ये। अब इसके निर्माण के बारे में देख लिया जाए तो तंजौर में जो राजराजेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया है? वो राजराज प्रथम ने बनवाया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम के समय में चोलों का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसने सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। अब इसके प्रमुख आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। तो इसने क्या किया था कि बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया था और महिपाल को पराजित करके बंगाल पे कब्जा कर लिया। और इसी उपलक्ष्य में उसने एक उपाधि धारण की थी, गंगईकोंड चोल। तो गंगईकोंड चोल किसकी उपाधि है? राजेंद्र प्रथम की। साथ ही इसने एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम क्या रखा? गंगईकोंड चोलपुरम। बंगाल की ही राजधानी बनाई थी गंगईकोंड चोलपुरम। यहाँ पर उसने एक नया तालाब बनवाया। उस तालाब का नाम क्या था?
चोल गंगम। तो बंगाल में चोल गंगम नामक तालाब किसने बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। तो इसकी उपाधि कौन सी थी? राजकेसरी। तो राजकेसरी किसकी उपाधि है चोलों में? राजेंद्र प्रथम की। प्राकेसरी किसकी उपाधि है? राजेंद्र द्वितीय की। राजकेसरी राजेंद्र प्रथम और प्राकेसरी राजेंद्र द्वितीय। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो था राजेंद्र तृतीय। ये चोल वंश का अंतिम राजा था, राजेंद्र तृतीय। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में भूमि के प्रकारों को देख लेते हैं। पहला है वेल्लन बगई। तो वेल्लन बगई किस प्रकार की भूमि थी? गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि थी। मतलब जो ब्राह्मण नहीं होते थे लोग, जो ऐसे किसान जो ब्राह्मण नहीं थे, उनकी भूमियों को क्या कहा जाता था? वेल्लन बगई। नेक्स्ट है ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव कैसी भूमि थी? ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी, नाम से ही पता चल रहा है। फिर है शाला भोग। तो किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि थी। जैसे कोई विद्यालय होता था, उसके अंडर में आती थी जो भूमि, तो उसको क्या कहते थे? शाला भोग। नेक्स्ट है देवदान या तिरुन मटक्कनी। तो देवदान या तिरुन मटक्कनी कैसी भूमि होती थी? ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। नेक्स्ट है पल्ली चंदम। पल्ली चंदम कैसी भूमि थी? ये जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि होती थी। तो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली चंदम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चोल एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में जो मध्यस्थ की भूमिका थी वो किसने निभाई थी? वो निभाई थी किसने? जयकेश प्रथम ने। किस चोल शासक ने अकाल से ग्रसित जनता के ऊपर कर लगाकर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था? तो ये कौन था? विक्रम चोल। उस समय अकाल पड़ा हुआ था, अकाल से ही जनता ग्रसित थी। उसके बावजूद भी विक्रम चोल ने क्या किया कि जनता के ऊपर कर लगा दिया और उसी पैसे से चिदम्बरम स्वामी के मंदिर का विस्तार करवाया था। अब चोल काल में अधिकारियों की बात कर लेते हैं। तो जो उच्च अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? पेरुंदरम और ऊडनकुट्टम। ये उच्च अधिकारी होते थे। और निम्न अधिकारी कौन होते थे? वो होते थे सेरुंदरम। तो अगर पेरुंदरम और सेरुंदरम की बात की जाए तो पेरुंदरम उच्च अधिकारी थे और सेरुंदरम निम्न अधिकारी थे। उडनकुट्टम भी उच्च अधिकारियों की श्रेणी में आते थे। अब चोल साम्राज्य का विभाजन देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्या था? प्रांत, जिसे मंडलम कहा जाता था। फिर उससे छोटा कोट्टम, फिर नाडु, फिर कुर्रम। तो मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, ये क्रम था। नाडु की जो स्थानीय सभा थी उसको क्या कहा जाता था? उसको कहते थे नाटूर। और नगर की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? नगरतार। नाडु का कामकाज कौन देखा करता था? तो नाडु का कामकाज देखने वाले कौन लोग थे, इनके बारे में देखते हैं। तो बेल्लाल जाति के धनी किसान थे। एक जाति हुआ करती थी बेल्लाल। उस जाति में जो धनी किसान होते थे, अमीर वर्ग था किसानों का, वो लोग नाडु का कामकाज देखा करते थे। और इनको और किस नाम से जाना जाता था? मुवेद वेलन और अरैयार। तो मुवेद वेलन और अरैयार कौन थे? ये धनी किसान होते थे बेल्लाल जाति के, जो नाडु का कामकाज देखा करते थे। चोलों ने प्रशासन में एक नई परंपरा शुरू की थी। वो कौन सी थी? स्थानीय स्वशासन। यहीं से अस्तित्व में आया था चोलों के समय से ही। चोल काल में उर क्या था? उर, उर जो है ये आम जनता की एक समिति थी जिसका काम तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करना होता था। तो आम जनता की समिति क्या कहलाती थी? उर। और ये काम क्या करती थी? जैसे कि गांव में तालाब बनना है या फिर बगीचे बनना है तो उसके लिए भूमि की ज़रूरत होती थी। तो ये उर क्या करता, समिति क्या करती थी? ये गाँवों की भूमि का अधिग्रहण करती थी।
नेक्स्ट पॉइंट, सभा या महासभा, इसके बारे में देखते हैं। तो ये अग्रहार और ब्राह्मणों की सभा होती थी। जो उच्च जाति के लोग होते थे, ब्राह्मण हुए या अग्रहार हुए, उनकी सभा थी। इसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरू मक्कल। तो इसके सदस्यों को पेरुमकल के नाम से जाना जाता था। और ये लोग करते क्या थे? वरियम नामक समितियों के द्वारा अपने काम को संचालित करते थे। वरियम नामक जो समितियां होती थी, उन्हीं के माध्यम से ये लोग अपने काम को संचालित किया करते थे। नगरम क्या था? व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम। तो तीन चीज़ें देखने को मिली हमें। अग्रहार और ब्राह्मणों की सभा क्या थी? उसे क्या कहते थे? सभा या महासभा। व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? नगरम। और आम जनता की सभा को क्या कहा जाता था? उर। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में राजस्व की दर क्या थी? तो ये थी 1/3। चोल काल में कलंजू क्या था? तो सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कलंजू। चोल काल में मध्यस्थ कौन होते थे? मध्यस्थ क्या करते थे? तो गांवों में कार्य समिति की सदस्यता दिलाने वाले वेतनभोगी कर्मचारी थे। जैसे गांव में लोग रहा करते थे मध्यस्थ, और गांव के लोगों को कार्य समिति की सदस्यता दिलाया करते थे ये लोग, और इनको सरकार से वेतन भी मिलता था। इनका यही काम था। चतुर्वेदी मंगलम, तो ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? तो वो थी पदाती सेना, मतलब जो पैदल सेना होती थी, वो सबसे संगठित अंग था चोल सेना का। एक पुस्तक है कलिंग तुपर्णी। कलिंग तुपर्णी का लेखक कौन है? कौन है? जयंगोदर। जयंगोदर। और ये किसके दरबार में रहता था? ये कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार में रहा करता था। आगे बढ़ते हैं। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो तमिल साहित्य के जो त्रिरत्न हैं, कंबन, ओटक्कुट्टन और पुंगलेदी। तमिल साहित्य के जो त्रिरत्न हैं, कंबन, ओटक्कुट्टन और पुंगलेदी। काप से याद कर सकते हैं इसको, KAP। कंबन, ओटक्कुट्टन और पुंगलेदी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पंप, पोन्न और रन्न। पंप, पोन्न, रन्न, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है। फिर आते हैं आगे। पर्सी ब्राउन ने किसे भारतीय वास्तुकला का निकस माना है? बृहदेश्वर का जो मंदिर है, उसके ऊपर के विमान को। नेक्स्ट पॉइंट, किस प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है? नटराज प्रतिमा। चोल काल में किस धातु की प्रतिमाओं को विश्व की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिना जाता है? तो वो है कांस्य धातु की प्रतिमा। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? तो शैव संत थे ये। क्या नाम था इनका? ईशान शिव। चोलों का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम। सभा संस्था का विस्तृत वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? चोल काल में जो सभा नामक संस्था थी, उसका विस्तार से जो वर्णन है किस अभिलेख में मिलता है? परांतक प्रथम का उत्तर मेरु शिलालेख। तो उत्तर मेरु शिलालेख किसका है? परांतक प्रथम का। आगे बढ़ते हैं। तनियर। चोल काल में तनियर क्या था? तो ये एक बहुत बड़ा गांव होता था जो एक इकाई के रूप में शासन किया करता था। चोलों की राजधानी का क्रम देखते हैं। राजधानी कैसे कैसे बदली, पहले क्या थी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। उरैयूर, तंजौर, गंगईकोंड चोलपुरम, फिर कांची।
उरैयूर, तंजौर, गंगईकोंड चोलपुरम और कांची। सड़कों की देखभाल करने वाली समिति क्या कहलाती थी चोल काल में? वो थी बागान समिति। दैनिक लेन देन के लिए किसका उपयोग किया जाता था चोलों के समय? तो वो था धान। चोल काल में विशाल व्यापारिक समूह हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था? वलंजियार, नानादेसी और मणिग्रामम। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य का संस्थापक कौन था? मतलब द्रविड़ देश में चोलों की सत्ता किसने स्थापित की थी? वो था परांतक प्रथम। इसने क्या किया था? मदुरा के पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को हराकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ किन चोल शासकों ने सैन्य चढ़ाई की थी? तो दो लोग थे, राजराज प्रथम और उसका बेटा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे सिंघल प्रदेश अर्थात श्रीलंका को किसने जीता था? तो वो राजेंद्र प्रथम ने। ये राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों बाप बेटों ने श्रीलंका को जीता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो राजराज प्रथम था उसने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीता था और राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीता था। और राजेंद्र प्रथम ने किया क्या था? श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बना के अपने यहाँ ले आया था। नेक्स्ट है, कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका की स्थिति क्या थी? जब कुलोत्तुंग प्रथम राजा बना चोलों का तो उस समय श्रीलंका की स्थिति क्या थी? तो इसके समय में क्या हुआ कि श्रीलंका का जो राजा था विजय बाहु, उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, मतलब अधीनता छोड़ दी चोलों की। तो लेकिन कुलोत्तुंग प्रथम ने इससे कोई युद्ध नहीं किया, ये थोड़ा शांत स्वभाव का था, तो इसने विजय बाहु से कोई युद्ध नहीं किया, बोला जाओ हटाओ जाने दो। बल्कि उसने क्या किया कि अपनी बेटी की शादी श्रीलंका के राजकुमार से कर दी और वैवाहिक संबंध बना लिए, तो अब अपने आप वो अधीन हो गया। इसके बाद किस चोल शासक ने 72 सौदागरों का एक दूत मंडल चीन भेजा था? वो था कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम की एक विशेषता है कि इसे सुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा जाता है। तो चोल शासकों में किसे सुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा जाता है? कुलोत्तुंग प्रथम को। अब चोल काल की प्रमुख समितियों के बारे में देख लेते हैं। समितियां देखते हैं। जो उद्यान प्रशासन देखती थी वो कौन सी समिति थी? टोट्टवरियम। तो टोट्टवरियम का काम क्या था? उद्यानों की देखभाल करती थी। वार्षिक समिति क्या कहलाती थी? संवत्सरवरियम। संवत्सरवरियम वार्षिक समिति। तालाब समिति कौन सी थी? एरीवरियम। तो एरीवरियम तालाब समिति। स्वर्ण समिति कौन सी थी? पोनवरियम। पोनवरियम कौन सी समिति थी? स्वर्ण समिति। नेक्स्ट पॉइंट, जो नटराज की मूर्ति है शिव जी की, नटराज शिव, तो चोल काल में बहुत बड़ी मात्रा में इसकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और ये मूर्तियों का आकार कैसा था? चतुर्भुज। नेक्स्ट पॉइंट है, शिव की कौन सी प्रतिमा उन्हें गुरु अर्थात शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है? वो है दक्षिणामूर्ति प्रतिमा। चोलों की जो सेना थी वो कितने रूपों में विभाजित थी? तो पैदल सेना भी रखते थे, अश्व सेना, गज सेना और सबसे महत्वपूर्ण नौसेना थी उन लोगों के पास।
आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे वंश हैं जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे यादव वंश। यादव वंश का संस्थापक कौन था? भिल्लम पंचम। और इसकी राजधानी क्या थी? देवगिरी। यादव वंश का जो प्रमुख शासक था वो कौन हुआ? सिंघड़। और अंतिम शासक कौन था? रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव के बारे में है कि इसने क्या किया था? मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था रामचंद्र देव ने, और यादव वंश उसके अधीन चला गया था। अगला है होयसल वंश। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन। इसके बारे में एक विशेषता है कि इसने वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न आ जाता है कि वेल्लूर में जो चेन्ना केशव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो होयसल वंश का जो संस्थापक था विष्णुवर्धन, उसने करवाया था। तो होयसल वंश की राजधानी क्या थी? वो थी द्वार समुद्र। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बीरबल्लाल तृतीय। बीरबल्लाल तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। मलिक काफूर ने क्या किया था? इसको पराजित कर दिया था और अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट, कदम्ब वंश। इसका संस्थापक कौन था? कदम्ब वंश का इसका संस्थापक था मयूर शर्मन। और कदम्ब वंश की राजधानी क्या थी? बनवासी। जो द्वार समुद्र है वो उसको आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? हलेविड। नेक्स्ट है गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक कौन था? ये था वज्रहस्त पंचम। वज्रहस्त पंचम किस वंश का संस्थापक था? गंग वंश का। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का जो पहला शासक था वो कोंकणी वर्मा था। कई ऐसे अभिलेख मिलते हैं गंग वंश के, उन अभिलेखों से पता चलता है कि जो पहला शासक था वो कोंकणी वर्मा था, लेकिन पुस्तकें बताती हैं कि इस वंश का जो संस्थापक था वो वज्रहस्त पंचम था। गंग वंश की राजधानी क्या थी? कुबलाल। लेकिन बाद में इसकी राजधानी तलकाड बन गई थी। क्या बन गई थी? तलकाड। दत्तक सूत्र पर नेक्स्ट पॉइंट है, दत्तक सूत्र पर टीका किसने लिखा था? तो ये लिखा था गंगवंशी शासक माधव प्रथम ने। नेक्स्ट है काकतीय वंश। तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। और इसकी राजधानी क्या थी? अमकोंड। अमकोंड कहाँ पे है? हैदराबाद के पास स्थित है। तो वहीं पे काकतीय वंश की स्थापना हुई थी। बीटा प्रथम उसका संस्थापक था। काकतीय वंश का जो प्रमुख राजा हुआ उसका नाम क्या था? गणपति। इसने क्या किया? गणपति ने कि अपनी राजधानी वारंगल को बनाया, और इसकी एक बेटी भी थी। बेटी का नाम क्या था? रुद्रमा देवी। काकतीय वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? वो हुआ प्रताप रुद्र देव। आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।